पूर्वांचल में माफिया और राजनीति का चोली दामन का साथ है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण के आरोप में नाम कमाकर बाहुबली का तमगा हासिल करने वाला हर अपराधी सांसद और विधायक बनने का सपना देखता है। कभी पुलिस के डर से फरारी काट रहे अपराधियों की सुरक्षा में वही पुलिस उनको सलामी ठोकती है। यह कहानी भले ही फिल्मी लगे, किंतु पूर्वांचल में ऐसी कहानियां लगभग हर जिले में बिखरी पड़ी हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की, जिन्हें अपहरण और धमकी देने के मामले में जेल भेज दिया गया है। फरार घोषित करने के बाद भी जो धनंजय हर कार्यक्रम में घूमता दिखाई देता था, क्रिकेट मैच का उद्घाटन करता था, वही धनंजय आज जेल की सलाखों के पीछे है। यह भी हुआ तब जब महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह भाजपा में शरणागत हुए। भाजपा ने उन्हें जौनपुर संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित कर दिया। जौनपुर से दूसरी बार सांसद बनने का सपना देख रहे धनंजय को भला यह बात कैसे पसंद आती। लिहाजा उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव से गलबहियां करने की ठान ली। उनसे एक कार्यक्रम में मुलाकात की। इसके बाद नारा दिया कि लड़ेगा धनंजय और जीतेगा जौनपुर। चर्चा यह भी है कि भाजपा को यह बात नागवार गुजरी और कानून का डंडा धनंजय के ऊपर घूमने लगा। हालांकि उन्हें कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है, किंतु लोगों में चर्चा यह है कि वे राजनीति के शिकार हुए हैं। अब बताते हैं धनंजय के एक सामान्य अपराधी से बाहुबली बनने की कहानी। कहानी शुरू होती है पूर्वांचल के एक छोटे से जिले भदोही से। तारीख थी अक्टूबर माह की 17 और वर्ष था 1998। कहानी की स्क्रिप्ट लिखी गई भदोही मिर्जापुर रोड के सरोई पुल के पास। पुलिस की कहानी में सुबह का धुंधलका होते ही एक पेट्रोल पंप पर लूट की सूचना मिली थी। पुलिस सक्रिय हो गई। आनंद फानन में अपराधियों को दबोचने और लूट को रोकने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। अभी लूट हुई नहीं थी, बल्कि अपराधी पुल के बगल में लूट की योजना बना रहे थे। फिर क्या था, पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने ललकारा तो अपराधियों ने फायर कर दिया। लिहाजा जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 4 अपराधियों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया गया कि इसी अपराधियों में एक अपराधी 50,000 का इनामी धनंजय सिंह भी था। लेकिन पुलिस से बड़ी चूक हो चुकी थी। जिस धनंजय के घर पुलिस रोना धोना मायूसी देखने की चाहत रखती थी, उसी धनंजय के घर दीपावली की खुशियां मनाई जा रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे। यानी धनंजय जिंदा था, मरा नहीं था। फिर वह कौन था जिसकी हत्या पुलिस ने धनंजय के नाम पर कर दी थी? लगभग 4 महीने तक अपनी मौत पर खामोश रहे धनंजय सिंह फरवरी 1999 में सामने आ गए। इसके बाद भदोही फेक इनकाउंटर का सच भी सामने आ गया। भदोही निवासी फूलचंद यादव का कहना था कि पुलिस जिसे धनंजय बता रही थी वह उनका भतीजा ओम प्रकाश यादव था। लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। ओम प्रकाश यादव समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। रिपोर्ट कहती है कि मुलायम सिंह यादव, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, उन्होंने राज्य सरकार पर दबाव बनाया। इसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए। मानवाधिकार आयोग की जांच बैठी। बाद में फेक एनकाउंटर में शामिल 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चला। धनंजय सिंह वह नाम है जो पूर्वांचल की जुबान पर है। जौनपुर की राजनीति में जिसका सिक्का चलता है, जिसकी पत्नी श्री कला सिंह जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्षा हैं। लेकिन धनंजय का जन्म जौनपुर में नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। तारीख थी 16 जुलाई 1975। बाद में उनका परिवार उत्तर प्रदेश के इसी जौनपुर जिले में आकर बस गया। 1990 में एक घटना घटित होती है। महर्षि विद्या मंदिर के एक शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या कर दी जाती है। धनंजय उस समय हाई स्कूल में थे, किंतु बताया जाता है कि इस हत्या में धनंजय का भी नाम आ गया। लेकिन पुलिस इस मामले में आरोप साबित नहीं कर पाई थी। कहते हैं इसी हत्याकांड के बाद धनंजय पर आपराधिक मामलों से जुड़े आरोप लगने शुरू हो गए थे। इस घटना के 2 साल बाद 1992 में जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज से बोर्ड की परीक्षा दे रहे धनंजय पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा। बताया जाता है कि परीक्षा के 3 पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत में भी दिए थे।
धनंजय सिंह जिस समय लखनऊ में पढ़ाई कर रहे थे, बात 1997 की है। छात्र राजनीति में पूर्वांचल के ठाकुरों का गुट अचानक सक्रिय हो गया, उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। यह नाम थे धनंजय सिंह, अभय सिंह, बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह। इन लोगों का आपस में कोई रिश्ता था और न ही यह लोग एक जिले से थे, किंतु ठाकुरवाद के चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के करीबी होते चले गए। यह गुट लोगों पर हावी होता चला गया। मीडिया में आई रिपोर्टों की माने तो यूनिवर्सिटी में जो गुंडागर्दी होती थी, उसी तरह के मामलों में धनंजय सिंह और बाकी लोगों का नाम हमेशा उछलता रहता था। किसी पर गोली चला देना, चाकू मार देना, किसी को उठा लेना। हबीबुल्ला छात्रावास इन्हीं लोगों की वजह से बदनाम भी था। मीडिया में आई खबरों की माने तो इस गुट ने यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक राजनीति जमाने के बाद इन्होंने लखनऊ में दूसरी जगहों पर भी हाथ पांव पसारना शुरू कर दिया था। माफियाओं के लिए रेल का ठेका उस समय आमदनी का बड़ा जरिया होता था। रेलवे में स्क्रैप की नीलामी होती थी। ढेर में अंदाजा नहीं होता था कि इसके अंदर क्या माल है। रेलवे वाले अंदाजे से कीमत तय करते थे और उस पर बोली लगती थी। माफिया उस बोली को मैनेज करवाते थे और उसके बदले जीटी यानी गुंडा टैक्स लेते थे। बताया जाता है कि गुंडा टैक्स वसूली में लखनऊ 4 बाग के रहने वाले अजीत सिंह एक नंबर पर थे, जिनकी मौत 2004 में एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। कहते हैं कि अजीत सिंह पूर्वांचल के किसी माफिया को पैर जमाने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन अभय सिंह और धनंजय सिंह किसी तरह शामिल हो गए। धीरे धीरे दोनों ने अपने पांव जमा लिए, वसूली शुरू कर दी। बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह और धनंजय सिंह में गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन इसी बीच एक कांड हो गया। 1997 में बन रहे अंबेडकर पार्क से जुड़े लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या हो गई। मीडिया की खबरों की माने तो सुबह के 10:30 बज रहे थे। गोपाल शरण श्रीवास्तव अपनी मारुति 800 कार से इंदिरा नगर स्थित अपने घर से निकलकर जा रहे थे। 2 बाइक सवार अचानक ओवरटेक करते हैं और फिल्मी अंदाज में उन्हें गोली मार देते हैं। इंजीनियर गाड़ी बाउंड्री से जाकर टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जिन 2 लड़कों ने हमला किया था उसमें धनंजय सिंह नहीं थे, लेकिन इस हत्या में धनंजय सिंह नामजद हो गए थे और उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। धनंजय सिंह फरार थे, उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। धनंजय सिंह पर हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसे में रेलवे की वसूली का पैसा अभय सिंह के पास आने लगा। उसी पैसे के बंटवारे को लेकर अभय सिंह और धनंजय के बीच अनबन भी शुरू हो गई थी। इस बीच इन्हीं के बीच का एक लड़का था जिसका नाम अभिषेक था, जिसका मर्डर हो जाता है। धनंजय सिंह आरोप लगाते हैं कि अभय सिंह ने इस हत्या का बदला नहीं लिया, बल्कि समझौता कर लिया। लेकिन अंदरूनी बात थी, रेलवे के वसूली के पैसे को लेकर गड़बड़ी हो रही थी। वहीं से दोनों के बीच दरार आनी शुरू हो गई। बात 5 अक्टूबर 2002 की है। तब धनंजय सिंह विधायक बन चुके थे। बनारस से गुजरते समय उनके काफिले पर हमला हुआ। इसे बनारस का पहला ओपन शूट आउट कहा जाता है। टकसाल सिनेमा के सामने हुई मुठभेड़ में धनंजय सिंह का सामना कभी उनके मित्र रहे अभय सिंह से हुआ। दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली। धनंजय सिंह के गनर और उनके सचिव समेत 4 लोग घायल हुए। धनंजय सिंह ने अभय सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। माफिया से माननीय होने का राजनीतिक सफर धनंजय सिंह अपने गृह जनपद जौनपुर से शुरू करना चाहते थे। उस समय जौनपुर में एक बाहुबली नेता थे, नाम था विनोद नाटे। विनोद नाटे को मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता है। वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। बताते हैं कि धनंजय सिंह ने विनोद नाटे के समर्थकों से हाथ मिला लिया था। फिर 2002 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय और जीत हासिल की। इसके बाद अगला चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर लड़ा और फिर से जीत गए। लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने उन्हें टिकट दे दिया। धनंजय सिंह जीते और पहली बार सांसद बने, लेकिन 2 साल में ही मायावती ने धनंजय सिंह को पार्टी से निकाल दिया।
और आरोप लगाया कि धनंजय सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसके बाद तो मानो धनंजय सिंह की किस्मत ही उनसे रूठ गई। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। फिर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी की मौत शादी के 9 महीने बाद ही संदिग्ध हालत में हो गई थी। अखबार में प्रकाशित खबरों की माने तो मीनू सिंह पटना जिले की रहने वाली थी। धनंजय सिंह के लखनऊ स्थित गोमती नगर वाले घर में उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। इसके बाद धनंजय ने डॉक्टर जागृति सिंह से दूसरी शादी की। जागृति सिंह हाउस हेल्पर की हत्या के आरोप में नवंबर 2012 में गिरफ्तार हो गई थी। इस मामले में धनंजय सिंह पर सबूत मिटाने के भी आरोप लगे थे। बाद में दोनों का तलाक हो गया। धनंजय सिंह ने साल 2017 में तीसरी शादी दक्षिण भारत के बड़े कारोबारी परिवार की लड़की श्रीकला रेड्डी से पेरिस में की थी। श्रीकला रेड्डी मौजूदा समय में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्षा भी हैं। यही नहीं, मुन्ना बजरंगी की हत्या में भी धनंजय सिंह का नाम आया था। बागपत जिला जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की जुलाई 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने धनंजय सिंह और प्रदीप सिंह पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। सीमा सिंह ने तहरीर में कहा था कि बागपत जेल में हुई उनके पति की हत्या साल 2016 में हुए पुष्पांजलि सिंह डबल मर्डर और साल 2017 में हुए तारीख हत्याकांड की पुनरावृत्ति लग रही है, जिसे जौनपुर के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह, मुन्ना बजरंगी के पूर्व सहयोगी प्रदीप सिंह, प्रदीप के पिता रिटायर्ड डीएसपी जीएस सिंह और उनके सहयोगी राजा ने अंजाम दिया है। 5 जनवरी 2021 को लखनऊ के विभूति खंड इलाके में 2 गुटों के बीच में गैंगवार हुई। इस दौरान मऊ के नेता अजीत सिंह को लंगड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अजीत सिंह बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। वह मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना का ब्लॉक प्रमुख भी था। वारदात के दौरान अजीत सिंह का साथी मोहर सिंह और फूड सप्लाई कंपनी के कर्मचारी प्रकाश घायल हुआ था। अजीत सिंह की हत्या में धनंजय सिंह का भी नाम सामने आया था। इसके बाद लखनऊ पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। लखनऊ की कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी करवा लिया गया। मुठभेड़ में मारे गए शूटर गिरधारी ने पुलिस के सामने पहले बयान दिया था कि अजीत की हत्या का पूरा प्लान धनंजय सिंह ने ही बनाया था। कभी अपनी धमक से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले धनंजय सिंह पिछले कुछ समय से चुनाव हार रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में धनंजय सिंह जौनपुर सांसद बनने का सपना देख रहे थे, किंतु उनके सपने पर पहला ग्रहण तभी लग गया जब बिहार सरकार के सीएम और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और भाजपा से गठबंधन कर लिया। भाजपा ने कांग्रेस से तलाक लेकर भगवा कबूल करने वाले पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह को टिकट थमाकर धनंजय की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिर भी धनंजय ने ललकार लगाते हुए नारा दिया कि लड़ेगा जौनपुर और जीतेगा जौनपुर, यानी लड़ेगा धनंजय और जीतेगा जौनपुर। किंतु न्यायालय ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उन्हें शिक्षकों के पीछे भेज दिया। अब धनंजय की कहानी कौन सा मोड़ लेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।